स्वागत है आपका दैनिक सवेरा में। दर्शकों, हमारे साथ जिला की एक खास शख्सियत आज मौजूद है बात करने के लिए, जिनकी पूरी नजर गांधरबल जिले पे है। अगर हम सियासी मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे तो बचपन से यानी 89 से इन्होंने शुरुआत की है अपने सियासी करियर की, और तब से मुख्तलिफ पार्टियों में शमूलियत भी इख्तियार की, समाजी कारकुन भी रहे। मेरी मुराद है फारूक गांधरबली साहब, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। खैर मकदम है फारूक साहब, आपका दैनिक सवेरा में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक साहब एक सियासी लीडर, एक समाजी कारकुन और एक मुतवसत तबके के साथ ताल्लुक रखने वाले नौजवान। बचपन से आपने ये शुरुआत की है, तो आज आपने बाज़ाब्ता तौर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, तो क्या देख के की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैन सिटी में रहना, जी, यहाँ का जो रीजनलिज्म था, रीजनल पार्टियों का एक जाल बिछा हुआ था। नेशनल बेस्ड पार्टियां कश्मीर में बहुत कम थी। जी, बीजेपी की यहाँ पे मैंने ही शुरुआत गांधरबल से की थी। तब मैं कश्मीर प्रवंस युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट हुआ करता था जब हमने बीजेपी की यहाँ पे शुरुआत छोटी, क्योंकि मेरा हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के साथ ही रहा है। मैंने हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ही काम किया है और हमेशा मैंने चाहा है कि मैं नौजवानों को सही रास्ता दिखाऊं। पढ़ लिख के, सपोर्ट्स में रह के, बिजनेस में रह के, हमारे पास टूरिज्म है यहाँ पे, हमारे पास पश्मीना की इंडस्ट्री है यहाँ पे, तो इन चीजों के लेके कश्मीरी पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। हमारे नौजवान में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, हिम्मत है, अगर हम उसको सही रास्ता दिखाए। उस चीज को लेके मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि इस नौजवान को गाइड करने की जरूरत है। लेकिन मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखा, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी कश्मीर प्रवंस नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपको देखने को मिलेगा कि खानदानी राज ही चलेगा, वहां पे आपकी बात बिल्कुल भी नहीं चलेगी। कोई जमहूरियत नहीं है वहां पे। जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब फैसला ले लेंगे वही लास्ट फैसला, जो उमर साहब फैसला ले लेंगे वही लास्ट फैसला है। जैसे मैं आपसे कहूंगा, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता। सागर साहब एक अच्छे लीडर रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। उनको चाहिए कि तस्बीह लेके वो घर में बैठे, एतकाफ में जाए, ठीक है ना, अब इबादत करें। लेकिन आज उनकी जुबान से बात भी नहीं निकलती है, लेकिन उसके बावजूद भी वही एमएलए है, ठीक है ना। वो एयरपोर्ट पे रहते हैं, डाउनटाउन के रहने वाले हैं, तो उनके बेटे को हजरत बल की कॉन्स्टिट्यूंसी दी गई, जबकि वो वहां से बिलोंग ही नहीं करता है। सही, ठीक है ना। जैसे उमर साहब गांधरबल से रहते ही नहीं है, गांधरबल के रहने वाले ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पे थे, उससे पहले शेख अब्दुल्ला साहब थे, अब उमर साहब ने दो बेटों को गांधरबल में इंट्रोड्यूस किया है। क्या मेरे जैसे नौजवान को नेशनल कॉन्फ्रेंस में स्पेस मिल सकती है? कहां मिल पाएगी? ठीक है ना। अभी पीडीपी का आप देख लीजिए, महबूब मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी, हमें तब तक पता ही नहीं था कि उनका और एक कोई भाई है जिसने 25 साल बाहर गुजारे, उसको लाया गया और उसको यहाँ पे टूरिज्म मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है ना। मामा को और एक मिनिस्ट्री दी गई, चाचा को दूसरी मिनिस्ट्री दी गई। तो उस लिहाज से जब कोई हमें क्रिटिसिज्म करता है, भाई आप बीजेपी को ही क्यों चूज करते हो? अब मुझे बताया, बीजेपी के बगैर एक पढ़े लिखे नौजवान, एक जिस लड़के में हिम्मत है, जो लड़का चाहता है कि मैं मैन सिटी में रह के नौजवानों की तर्जुमानी करूं, जब उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। अब मुझे बताया, बीजेपी के बगैर कौन सा प्लेटफॉर्म है? रिजवान साहब, आप में हिम्मत है, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हो, आप में काबिलियत है, लेकिन यह भी जरूरी है कि एक काबिलियत के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, ठीक है ना। तो रीजनल पार्टी में मुझे बताइए कहां पे प्लेटफॉर्म? जब हम कहते हैं कि अच्छे लोगों को मेन सिटी में आना चाहिए, लेकिन वो जाए तो जाए कहां? मुझे बताइए, गांधरबल में लीडरशिप है क्या? नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास लीडरशिप नहीं है क्या? पीडीपी के पास लीडरशिप नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर साहब को मैंडेट दे दिया, पीडीपी ने कल्लन से बशीर साहब को लाया, हालांकि वो मेरा दोस्त है, लेकिन गांधरबल में भी तो लीडरशिप थी ना, इनको नजरअंदाज किया गया। हाँ, और क्या, क्योंकि ये रीजनल पार्टियां कभी भी नहीं चाहती हैं कि इनके सफू में एक काबिल इंसान, काम करने वाला बंदा, जो चाहता है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, ऐसे बंदों को ये कभी भी रीजनल पार्टियां स्पेस नहीं देती है। बीजेपी में एक स्पेस है, बीजेपी में आपको जगह दी जा रही है कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप काम करना चाहते हो पार्टी के लिए, लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, औरतों के लिए, बुजुर्गों के लिए, गरीबों के लिए, पसमानदों के लिए, मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, आपको अपने गांव से लेकर दिल्ली के ऐवान तक आपको स्पेस दी जाती है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी में यह फायदा है, आप में हिम्मत होनी चाहिए।
आपके लिए रास्ता खुला है। सोचते हैं आप आज का नौजवान जो है उनसे आप मिलते जुलते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ आपके गहरे ताल्लुकात हैं, तो तरफ नौजवान जो है वो इस तरफ रागिब हो रहे हैं? देखिए रिजवान साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वक्त की जरूरत है कि पढ़े लिखे नौजवानों को, बिजनेसमैन कम्युनिटी को, ट्रेडर्स लीडर्स को चाहिए कि वो बीजेपी का हिस्सा बने। हमने कांग्रेस को भी देखा 70 साल, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी देखा। यही वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने हमारे दादाओं से, परदादाओं से, वालिदैन से ऑटोनॉमी के नाम पे वोट लिए जी, ठीक है ना। तो 70 साल में कुछ मिला? कुछ मिला? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है। अब क्या है कि यहां पे इन्होंने एक रिलीजियस का टैक्स दिया हुआ है। अब मुझे बताइए नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सी मजहबी जमात है? इन लोगों ने इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम तब्दील किया ना अपने इकदार के खातिर, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। हाँ। क्या उमर अब्दुल्ला साहब बीजेपी सरकार में वाजपेयी साहब के दौर में मिनिस्टर नहीं थे? क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा, मैं इज्जत से उनका नाम लेता हूं, क्या वो ये नहीं कहती थी कि जब मुझे सर दर्द होता है तो मैं मोदी जी के पास जाती हूं? तो जब मुझ जैसा नौजवान अपने आप को मेन सिटी में खड़ा करने के लिए बीजेपी में जाता है तो उसको कहते हैं कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है। मुझे बताइए कहां से दुश्मन है? जब एग्रीकल्चर का पैसा आता है क्या मुसलमानों के अकाउंट में नहीं आता है? जब आप गोल्ड कार्ड लेके अस्पताल जाते हो अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्गों की, मां बहन की सर्जरी के लिए, क्या आपको वहां पे यह कहा जाता है कि आपका कार्ड वैलिड नहीं है क्योंकि आप मुसलमान हो? नहीं, इसी देश का बंदा। फिर क्या भेदभाव किस चीज का? बेसिकली इन लोगों ने तकसीम करके रखा हुआ है, ठीक है। और हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हम जिस सरजमीन का हिस्सा है, जिस देश का हिस्सा है, मेजॉरिटी हिंदुओं की है, ठीक है ना। होली है, गंगा जमनी तहजीब है हमारी, ठीक है ना। कश्मीर का जो सूफी कल्चर है, जो हमारा हमेशा से कल्चर यहां पे रहा है, क्या सूफीइज्म में हम नहीं जाते थे खीरभवानी में जब मेला होता है तो हिंदुओं को गले लगाने के लिए? क्या वो ईद के दिन पे हमारे घर पे नहीं आते हैं? मिलजुल कर जिस इलाके में रहते हो तो क्या आप मिलजुल के नहीं रहते हो? फिर हमारे जो पुरानी, अगर हम हिस्ट्री के बैक में जाए तो पंडितों ने ही हमारे वालिदैन को पढ़ाया है। उन्हीं की वजह से तो डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को लग रहा है कि अब नौजवान तबके को इन चीजों से हटके चलना चाहिए। यह देश हमारा है, यह देश सबका है, यह देश के साथ मोहब्बत रखने वाले लोगों का है। तो अब हमने सीधे सीधे नौजवानों को धोखा नहीं देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल स्पेस नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर आप जैसे और मुझ जैसे नौजवान में नेशनल कॉन्फ्रेंस में स्पेस है, आप मुझे बताइए। अभी उमर साहब ने इलेक्शन जीता ही नहीं तो बेटे को गांधरबल का इंचार्ज बनाया। इनके पास यूथ कयादत है। साई मुस्तफा साहब एक पढ़ा लिखा नौजवान है, चाहता है कि मैं गांधरबल के लिए काम करूं। क्या उसको ऑफिस में ये लोग जगह देते हैं? नहीं, अभी नहीं। इनके पास एक ब्यूरोक्रेट रिटायर, जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हुआ, गयाजुद्दीन साहब, उसने मुझे पढ़ाया है, मेरा उस्ताद रहा है, काम करने का जज्बा है उसमें। वो बेचारा जुम्मू में बैठा हुआ है क्योंकि दफ्तर में बूढ़े लोग बैठे हैं। इसको कश्मीरी में कहते हैं कि यमोच जिंदगी में हवाला मुर्दन। नौजवानों को किनके हवाले किया है? उन बुजुर्गों के हवाले किया है जो कान से सुनते भी नहीं है। रिजवान साहब, मैं आपकी वसादत से पूरे कश्मीरी नौजवानों को यह बताना चाहता हूं कि आपको किस तरीके, किस दलदल में ये डाल रहे हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर जिनको पूरी दुनिया सलाम करती है, सुनमरग आए टनल की इनॉग्रेशन के लिए, वहां पे मेरा कौन सा रिप्रेजेंटेटिव था? मेरा मेंबर पार्लियामेंट, क्योंकि एमएलए का तो वहां पे काम है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उसको तो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट मेंबर। क्या उस दिन मेरे पार्लियामेंट मेंबर को गैर हाजिर रहना चाहिए था? नहीं। गांधरबल के अवाम ने किसने उसको वोट दिया है? कंगन के लोगों ने किसने वोट दिया है? आज इनॉग्रेशन होगी टनल की तो प्राइम मिनिस्टर के सामने और 4 काम वो उठाएंगे, तो वो गायब रहे। तो बीच में वो 2 मिनट पार्लियामेंट में जाके कहते हैं कि ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, दफा 370, 35A। यार क्या कह रहे हो यार? कैसे नौजवानों को बेवकूफ बना रहे हो? मेरे नौजवान को रोजगार की जरूरत है। मेरे गरीब जिसने वोट दे दिया उसको फ्री बिजली चाहिए। मेरी मां जो रेवतार की रहने वाली है, लार की रहने वाली है, आपके गांव की है, तुलमुला की है, वो
चाहती है कि जिस एमएलए को मैंने वोट दिया वो यहां पे रहे, मैं एप्लीकेशन लेके जाऊंगी, एमएलए साहब मेरे को तहसीलदार नहीं मिल रहा है, मेरे को राशन का कार्ड चाहिए, मेरा बच्चा बेरोजगार है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, उन चीजों की तरफ हम इन लोगों को ये कभी नहीं चाहते हैं कि ये लोगों के सामने अकाउंटेबल बने। मैं आपको कहता हूं, रात के टाइम बिल्कुल अच्छा सेटअप है हमारे गांधरबल अस्पताल में। जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे तो हमारे गांधरबल में क्रिएशन की डॉक्टरों की 19 डॉक्टर थे। जब एलजी सरकार आई, अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 7 डॉक्टर हैं और अभी भी कमी है। उमर साहब को आना चाहिए गांधरबल और अवामी मामला की तरफ तवज्जो देना चाहिए। रात के टाइम अगर आपकी मां, आपकी बहन, मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी बेटी रात को अस्पताल जाएगी गायनी सेक्शन में, तो यूएसजी आपका वहां पे नहीं हो पाता है। और गायनी स्टाफ जो थे वो भी निकाले गए, है ही नहीं, है ही नहीं। अब कंगन अस्पताल की बात करिए, वहां पे सिटी स्कैन है। कंगन का एमएलए, सोनावारी का एमएलए, श्रीनगर के एमएलए, जम्मू के एमएलए असेंबली में चलाते हैं कि मेरे इलाके को ये चाहिए। मैं गांधरबल के आवाम से कहना चाहता हूं कि किसने असेंबली में आपकी बात की? क्या किसी ने की? बीहुमा से लेकर दुदुरहुमा तक आपको 1 घंटा लगता है सफर करने में। क्या किसी बंदे ने असेंबली में यह बात उठाई? फारूक साहब 2008 से ये मसला पेंडिंग है। वो 2008 में ये हमा सभापुरा रोड की कुशादी का काम दर्ज लिया गया था, न जाने वो कागजात किस खाते में चले गए। लोग परेशान, ढोल बजाते हैं ना, दफा 370 लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। भाई मेरे रिजवान साहब, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि कल ही इन लोगों ने शराब के लाशनें देनी थी। जब शोर उठा तो इनको लगा अब रमजान है, तो इन्होंने स्टेटमेंट दिलवाया कि कोई कुछ नहीं है। परसों आपके सामने, मेरे सामने नंगा नाच हुआ गुलमर्ग में, ठीक है ना। तो अगर ये चाहते थे कि J&K में शराब के ऊपर बैन हो, बीजेपी के बहुत सारी ऐसी स्टेटें हैं जहां शराब के ऊपर बैन है, ठीक है ना। हाँ है। तो भाई इनको कोई जज्बा ही नहीं है। महबूबा जी के पीरियड में बीजेपी ने शराब के ऊपर बैन की बिल लाई, रविंद्र राणा जी ने, तो महबूबा जी ने तो उसको चलने नहीं दिया, ठीक है ना। दफा 370 को इन लोगों ने खत्म किया, खोखला किया था आज तक। यहाँ के नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खासकर अगर हम गांधरबल जिला की बात करेंगे, आप खुद भी जानते हैं कि हजारों नौजवान नाले सिंध में काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनको महरूम किया गया है। तो बीजेपी सरकार आज अपनी इसमें शमूलियत इख्तियार किए, क्या लगता है आपको यहाँ के नौजवानों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कभी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। जिन डेलीवेजरों के ऊपर आज लाठी चलती है, उन डेलीवेजरों को इन्हीं लोगों ने नौकरियों पे लगाया है जी, ठीक है ना। इनको उनकी परेशानी नहीं है, उनको यह परेशानी नहीं है कि नाले सिंध के ऊपर न किसी को तेमीरात बनाने देते हैं। अब अगर किसी को नौकरी नहीं मिलती, वो चाहता है कि नाले सिंध के ऊपर ही गांधरबल आबाद है, मैं वहां पे अपना दुकान होटल तैयार करूं, उसको बनाने नहीं देते हैं। अब वो चाहता है कि मैं रेत निकालूं, उसको रेत निकालने नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो सरकार में उमर साहब है ना, चीफ मिनिस्टर है ना। अच्छा थोड़ी होता है कि आप और मेरे हाथ में सरकार है। जिस दिन J&K में बीजेपी की सरकार आएगी, मैं आपको लिख के देता हूं कि तमीर और तरक्की के नाम पे, बाकी चीजों के नाम पे कश्मीरी नौजवान को बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा। फारूक साहब, महंगाई उरूज पर है। हाँ, कल तक मुझे नहीं लग रहा था रिजवान साहब महंगाई है, लेकिन कल से मुझे भी लगने लगा है महंगाई है, क्योंकि एमएलए जोर से चला रहे हैं असेंबली में हमारा तनख्वाह 5 लाख किया जाना चाहिए। मैंने उन्हीं की जुबान से सुना, ठीक है ना। कैजुअल लेबर 1500 के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, और एमएलए कह रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए कह रहे हैं कि हमारा तनख्वाह 5-5 लाख रुपए होना चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। ये मैंने कल ही सुना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए की जुबानी से मैंने सुना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।